हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी के जो कंटेंट्स हैं लाइन बाय लाइन उसको डिस्कस किया जाए। एंड वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी कि काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न। मेरी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो गई थी। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं एंड ट्राई टू बाइंड अप दिस टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो बच्चा क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या साइंस लेना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे एक बेसिक फाउंडेशन हो जाती है। एंड दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे चल के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो दीज थिंग्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप फोकस करिए और कोशिश करिए कि इन सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आप समझ पाएँ। सो लेट्स प्रोसीड दिस वेरी थिंग। पहला पॉइंट ये है कि बॉन्ड इन कार्बन कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, पहली चीज़ समझे कि व्हाट एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्डिंग इज। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। 50-50% शेयरिंग होती है। वैलेंस सेल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, उसके वैलेंसी कंप्लीट होती है एंड देन द थिंग्स गोज ऑन अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ कार्बन में भी बहुत होता है। पहले हम वैलेंसी को समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है और बॉन्डिंग कोवेलेंट कैसे बनाता है। जैसे सपोज करो कि एक हाइड्रोजन है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो हाइड्रोजन टाइप लेट सपोज कि दूसरा एक और एटम है तो वो हाइड्रोजन है, उसके भी वैलेंस शेल में एक और इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आपस में क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। 50% शेयर ये करता है, 50% शेयर ऐसे होता है। तो जैसे सपोज करो कि ये इस तरीके से शेयरिंग हुई, दूसरा कुछ इस तरीके से शेयरिंग हो जाती है। तो इसको हम कोवेलेंट बॉन्डिंग के नाम से देते हैं। कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने के लिए सबसे कुख्यात एटम है जो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। तो हम ये चीज़ जानेंगे। क्लास 9th में इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। तो देखेंगे कि वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड। वी सॉ द आयनिक कंपाउंड्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन सोल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। We also saw the nature of bonding in ionic compound, explain the properties. Let us study the properties of carbon compounds, जो कि कोवेलेंट नेचर होने वाला है। ये लाइन ये बता रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स मतलब जो आयंस का मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेट सपोज कि जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों मिलके NaCl बनाएंगे। तो क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इस तरह की जो बॉन्डिंग्स होती हैं उनको हम आयनिक बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो जब भी कोई भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड बनाता है या आयनिक बॉन्डिंग बनाता है तो उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होती है वो हाई होती है, और इलेक्ट्रिसिटी को वो अगर किसी सोल्यूशन में डालो या अपने मोल्टेन स्टेट में हो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं करते। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में किस तरह की प्रॉपर्टीज होती है इसको हमें समझना है। नाउ देखेंगे ध्यान से, हमारे पास मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो स्पीसीज कार्बन के कंपाउंड है उसके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होएगा वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है ना, थोड़ा लो होएगा। मतलब उनका जो भी कार्बन कंपाउंड्स होंगे, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएंगे कंपाउंड्स, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो थोड़ी कम होएगी। जैसे हमारे पास देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का मतलब CH3COOH। तो यहाँ पे जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन। उसी जगह से क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है हमारे पास, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 209 है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 334 है। तो यही कहने का मतलब है कि अगर हम कंपेयर करें किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड्स को एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड, तो उनकी कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की जो स्पीसीज होती है उसमें काफ़ी कम क्या होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। याद रखना, कोवेलेंट बॉन्डिंग की फिजिकल प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स काफ़ी कम होती है। दिस वेरी पैराग्राफ या एनसीईआरटी में ये जो वेरी स्लाइड है ये यही समझाने की कोशिश कर रहा है। वी conclude that the force of attraction between the molecules are not very strong। उनके बीच में जो bindings होती है वो strong नहीं होती, since these compounds are largely
non-conductors of electricity, and we can conclude that the bonding of these very compounds does not give rise to any ions. मतलब कि जब भी कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा तो उसमें किसी भी तरीके के आयंस या आयंस के फॉर्मेशन के चांसेस ना के बराबर है, उनके फॉर्मेशंस नहीं होंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि जब भी हमारे पास एक हाइड्रोजन, लेट सपोज बार बार हाइड्रोजन का एग्जांपल दे रहे हैं, हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, इनके बीच में जो शेयरिंग होगी तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दिस माइट बी लो एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो डू हैव सेंस इन दीज वेरी लाइन्स, इसको ध्यान से समझिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंबाइनिंग कैपेसिटीज। अब देखो यहाँ पे एक बात लिख रहा है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो बाइंडिंग्स कर रहे हैं, उनके बीच में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को किस लेवल पे बाइंडिंग कर रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड कर रहा है, डबल बॉन्ड कर रहा है, दिस इज गोइंग टू कम, आगे हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो उसको हम कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स। हाउ इट डिपेंड्स, कैसे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंसी पे। किसके ऊपर डिपेंड करता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट वेरी थिंग, किसके ऊपर डिपेंडेंसी है इसकी, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंडेंसी है, और उसके इलेक्ट्रॉनिक किस तरीके से वो एग्जिबिट कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किस तरीके से एग्जिबिट कर रहा है, तो उसका जो आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब कार्बन को आप देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है जी, 6। तो 6 के बारे में आप बात करेंगे और उसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे फॉर डिफरेंट कार्बन सेल, देन यू विल कम टू नो कि अगर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे कार्बन, तो उसमें एक उसके शेल में जो K शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, K और L शेल अगर होएगा, K और L शेल की बात करेंगे तो उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, 4, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस। अब हम सबको पता है कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो डिसाइड करता है कि उसकी कितनी वैलेंसी होगी, वो कितना बाइंड करेगा, ठीक है ना, दैट इज बीन डिसाइडेड बाय दिस वेरी थिंग। तो यू ऑलवेज कंसिडर दीज थिंग्स एंड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस चीज़ को हम हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन है और मैजिकल नंबर क्या होता है, 8। मैजिकल नंबर क्या है, 8, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फॉर कार्बन। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 और चाहिए उसको बाइंडिंग करने के लिए। तो दिस वेरी पैराग्राफ इज एक्सप्लेनिंग दोज थिंग टू यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव। अच्छा, एक चीज़ और है कि सर हम ये थोड़ी चीज़ें जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जो है ना विल बी कंप्लीटिंग दिस वेरी थिंग मैराथन टाइप में। तो कोशिश आप भी करें कि आप जो है इन सारी चीज़ों को ग्रेजुअली पढ़ने की उसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज टाइम इज़ वेरी क्रूशियल दीज डेज। थोड़ा एग्जाम आ रहा है अपन का, तो उसके हिसाब से विल बी कंसिडरिंग इट। नाउ वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स element is explained by the tendency to attain completely filled outer shell। मतलब कि किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो अपने वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट कितनी जल्दी फुलफिल कर सकता है, किस तरीके से उसकी जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है, किस तरीके से वो बाइंड कर सकता है, ये उसके आउटर शेल के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अपने वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना। Forming ionic bonding या ionic compounds achieved by either gaining or losing electrons from the outermost shell। मतलब क्या है कि अगर ionic compound बना है तो ionic compound हमेशा gain and loss of electrons, मतलब आइदर वो गेन हो सकता है, आइदर वो लॉस हो सकता है, उससे वो आयनिक कंपाउंड बनेगा। अब ये चीज किसी को प्रॉब्लम है भाई, ये चीज प्रॉब्लम है तो थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि 9th में इसका एक्सप्लेनेशन है। अब क्या है, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करो कि हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन है तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमेशा अपने दिमाग में रहना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है।
तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा उसको, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पीसीज से बाहर निकलता है तो उस स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसने वो इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। तो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग कि आयनिक कंपाउंड हमेशा अचीव किया जाता है आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो इसीलिए अगर आप NaCl देखेंगे तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड होता है, NaCl एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द, इन केस ऑफ कार्बन it has a 4 electron in an outermost shell. It need to gain and loss of electrons to attain a noble gas configuration if we were gain and loss। अब देखो ध्यान से, कार्बन एक बड़े यूनिक पोजीशन पे है। यूनिक पोजीशन का मतलब क्या है कि कार्बन के वैलेंस शेल की अगर हम बात करेंगे, वैलेंस शेल की, नॉट ग्राउंड से, वैलेंस शेल की, तो इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में, 4। तो कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कार्बन अपनी बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कर सकता है, आइदर गेनिंग और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कर सकता है। अब देखो यहां पे देखेंगे कि यहां पे हमारे पास इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर गेन करेगा तो माइनस चार्ज आया, एनायन बना, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो माइनस चार्ज आया। और हमारे पास क्या है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अ न्यूक्लियस विद द 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10, क्या कर सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और ये एक कंडीशन है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखो ध्यान से कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है जी, 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। और आपको पता है कि किसी भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहते हैं, तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहेंगे। तो जैसे सपोज करो कि कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं, 6, और कितने न्यूट्रॉन हैं, 6, तो इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है हमारे पास, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन। और इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 1 2 3 4। अब तुम इसको 4 और इलेक्ट्रॉन दे दो, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गेन कराओ इसको, जो नेगेटिवली चार्ज होल्ड होएगा। तो अगर तुम इसको 4 और इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इसके कहने का, इसके अकॉर्डिंगली उस पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और उसका न्यूक्लियस कितना है भाई, उसका न्यूक्लियस कितना है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन के अंदर ये जो टेंडेंसी है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को एक साथ होल्ड करे, ये ना के बराबर है। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। एम आई मेकिंग सेंस? जैसे सपोज करो कि 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है और उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इट कैन ईजिली होल्ड इट। पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन है और 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, तो होल्ड दैट वेरी 10 इलेक्ट्रॉन इज टफ। तो इस करके कार्बन -4 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, पर वो 10 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी होल्ड बाई 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। एम आई मेकिंग सेंस? क्लियर है? नाउ पॉइंट नंबर 2, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव। मतलब क्या है कि अपने वैलेंस शेल से, ये जो कार्बन है अपने वैलेंस शेल से ये चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करे, बाहर निकाल दे। जब बाहर निकालता है कोई भी चीज तो पॉजिटिव चार्ज अचीव करता है, क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज अचीव करता है। बट इट वुड बी रिक्वायर्ड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन ने उस 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है। अब उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा है। अगर वो चारों इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है ना जी, उस चारों इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो इस केस में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, और इस केस में हमारे पास इस कंडीशन को भी क्या किया गया है, रूल आउट किया गया। मतलब कि कार्बन कैन नॉट एग्जिस्ट इन +4 फॉर्म एंड नाइदर इट कैन एग्जिस्ट इन -4 फॉर्म। तो दिस इज द 2 लाइन विच इज बीन एक्सप्लेन इन दिस वेरी फैशन। अब देखो ध्यान से, कार्बन ओवरकम विद दिस वेरी प्रॉब्लम बाय शेयरिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कार्बन अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। ये जो वैलेंस शेल की शेयरिंग है ना इलेक्ट्रॉन्स की, इसी को हम बोलते हैं क्या, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड। जो शेयरिंग होती है इसी को हम हमेशा क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड। अब जैसे सपोज करो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो चारों किसी ना किसी से शेयर करके अपने वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे। दिस इज व्हाट दिस हैज, ये पैराग्राफ या ये लाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। अदर एटम कार्बन
carbon or with the atom of either element, it's not just carbon, it's not just carbon but many other element form of molecules by sharing of electron in this many manner. मतलब कार्बन कोई अपवाद नहीं है या ना ही कोई एक्सेप्शन है. इस तरह की जो कंडीशन है या इस तरह की जो रिएक्शन है ये और भी सारे स्पीशीज करते हैं और भी सारे एलिमेंट्स करते हैं. दिस इज द थिंग. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू आउटर मोस्ट शेल. हमेशा आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं एटम्स को, लीड बाय बोथ द एटम अटेनिंग नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन. मतलब कि वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से क्या होगी, कंप्लीट होगी. दिस इज द थिंग जो ये पैराग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा है. क्लियर है? नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है. क्या बोलता है कि किस तरीके से शेयरिंग हो रही है. नेक्स्ट पॉइंट क्या समझा रहा है कि भाई शेयरिंग कैसे हो रही है, किस तरह के आउटर मोस्ट सेल की रिक्वायरमेंट है, वो क्या कह रहा है. इसको समझो ध्यान से कि जैसे सपोज करो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना जी, 1. तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके भी वैलेंस शेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है. उसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. और दूसरा हाइड्रोजन है, उसके भी वैलेंस शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है. तो ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को ना शेयर करेंगे ताकि इसकी भी 2 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, इसकी भी 2 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट. तो ये शेयरिंग दिखाई कैसे जाती है, ध्यान से देखना कि ये जो एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, इस इलेक्ट्रॉन को बस शेयर करेगा लाइक दिस. ये न्यूक्लियस नहीं, मतलब ये कंप्लीट आप सर्कल नहीं बना सकते. मतलब जैसे सपोज करो कि अगर आपने इस तरह की चीजें बनाई, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है एंड यू आर ड्रॉइंग अ सर्कल लाइक दिस, तो ये गलत है जी, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके न्यूक्लियस को नहीं होल्ड कर सकता, बस इसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा. तो द केस इज, इसको ध्यान से समझना कि जब भी हमारे पास शेयरिंग की कंडीशंस दिखाई जाए तो कैसे दिखाना है आपको कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे शेयर कर रहा है. नाउ कमिंग टू दिस कि ये कैसे शेयर कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से शेयर कर रहा है. तो शेयरिंग इज लाइक दिस, शेयरिंग इज केयरिंग, यू नो. तो यहां पे इस तरीके से मेंशन किया हुआ है. यहां पे भी दे हैव एक्सप्लेन दिस वेरी थिंग इन दिस वेरी फैशन कि कैसे H2 एटम एग्जिस्ट कर रहा है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों पास आए. तो यहां पे इस तरीके से दिखा है. आप बोर्ड्स में ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दिस. आप बोर्ड्स में ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग और शेयरिंग की कंडीशंस. कैसे इस तरीके से इसको मेंशन किया गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में लिखा हुआ द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूटेड अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम. सिंगल मतलब कि भाई एक ही बार ही शेयरिंग हो रही है ना, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, तो इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड. अगर 2 शेयर हो रहा था तो डबल बॉन्ड, 3 शेयर हो रहा था तो ट्रिपल बॉन्ड. तो इस करके है, तो इनके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड is also represented by the line between the 2 atoms. मतलब देखो ध्यान से, इसको किस तरीके से हम एक एटम, 2 एटम के बीच में एक लाइन रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं. एंड शेयरिंग हम इस तरीके से शो करेंगे, विच आई हैव एक्सप्लेन इन अर्लियर स्लाइड्स. नाउ अब ऑक्सीजन. हाँ, अब एक चीज याद रखना कि जब भी आप किसी भी स्पीशीज का स्ट्रक्चर बनाए ना यार, तो इतना तो याद होना चाहिए ना कि उसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है. जैसे ऑक्सीजन 16th ग्रुप का मेंबर है और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6. इस पे मैंने पीरियोडिक टेबल पे वीडियोस भी बनाए हुए हैं, उसको देखना जरूर, उसमें ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी. अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो अच्छा ये बताओ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई, कितना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, सब बताएंगे. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8. क्लियर है? तो अब देखो ध्यान से, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर उसका 8 है. तो अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. और हमारे पास के के बाद एल शेल आता है, तो एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6. तो इस 6 को अगर हमें कन्वर्ट करना है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो इसको किस में होना चाहिए, 8 में. मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की दरकार है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की. तो कैसे होएगा ये, आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम ऑक्सीजन की बॉन्डिंग की बात करें तो एक ऑक्सीजन, बस मैं वैलेंस शेल ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भाई, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6. इसी तरीके से इस केस में आप देखो ड्रॉ करो,
इस पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब होगा क्या, इनके बीच में कोवेलेंट शेयरिंग होगी, तो 2 कितने चाहिए, 6 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितना बाइंडिंग होगा भाई, ध्यान से दे रहे हो, कितना बाइंडिंग होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग होगी। कितना बाइंडिंग होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग होगी। और इसी तरीके से ये कितना बाइंडिंग होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग होगी। कितना बाइंडिंग होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग होगी। इनके बीच में कितनी बाइंडिंग हुई है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके शेयर हुए हैं ना, तो इस करके इनके बीच में कितना आएगा भाई, डबल बॉन्ड। भाई हाइड्रोजन के केस में सिंगल बॉन्ड आया था क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे। यहां पे डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि दोनों ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। मार्क माय वर्ड, दीज थिंग्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ध्यान से डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि अब हमारे पास N2 नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर फिर से बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर टोटल कितना है, 7। तो अगर नाइट्रोजन 7 है तो K शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ जी, 2। K शेल में कितना हुआ, 2। K के बाद कौन सा शेल आता है, KL आता है। KL के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 5। K के L के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल 5। तो अगर हम इसको देखेंगे, इसकी शेयरिंग करेंगे, तो नाइट्रोजन को मैं क्या कर रहा हूँ, उसके वैलेंस शेल को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके वैलेंस शेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5। उसी तरीके से दूसरे नाइट्रोजन को ड्रॉ करो जी, सेकंड नाइट्रोजन, इसके भी वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5। बस वैलेंस शेल को ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब 5 को 8 में कन्वर्ट करने के लिए, 5 को 8 मतलब वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट टोटल 8 की होती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 8 होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है, 3, तभी तो ये 8 में कन्वर्ट होगा। तो ये नाइट्रोजन इससे क्या करेगा भाई, शेयर करेगा कितना इलेक्ट्रॉन, 3। वाह, 3। और ये इससे कितना शेयर करेगा, वाह, कितना शेयर करेगा भाई, 3। तो इस करके देखो, दोनों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। और इस नाइट्रोजन ने इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इससे 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया। आसान है कि नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग। तो इनके बीच में जो बाइंडिंग हो गई भाई, कितनी हो गई, 1 2 3, कितनी हो गई, 3 बाइंडिंग हो गई। तो देखो यहां पे मेंशन भी किया हुआ है, तो जितना हमारे पास वैलेंस शेल की रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से आप इस बॉन्ड को बनाते चले जाएंगे। कोवेलेंट का यही कॉन्सेप्ट है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन देखो, तो नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या रखा है, मीथेन। भाई ये कहानी ज़बरदस्त है। इससे पहले तुमने किसका बनाया, H2 का बनाया, O2 का बनाया, N2 का बनाया। अब हमारे पास क्या हेट्रोजीनियस एटम है। इस मीथेन में हम किसकी बात करेंगे, मीथेन की बात करेंगे। तो मीथेन होता है CH4। अब देखो, कार्बन के वैलेंस शेल में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके K शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। L शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। तो इसको अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 कंप्लीट करने के लिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स, आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स की आहुति देनी पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर डालने पड़ेंगे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर हम बात करेंगे, हाइड्रोजन कितना होता है, 1। तो इसके K शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जी, 1। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आहुति देनी पड़ेगी। तो अब शेयरिंग इज केयरिंग, आपस में ये लोग शेयर करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। तो अब कैसे ख्याल रखेंगे, तो अब देखो ध्यान से, अब क्या हुआ कि ये कार्बन है, इसके वैलेंस शेल में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन है भाई, 4। तो एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया। अब हर जगह हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है भाई, 4। तो एक हाइड्रोजन हमने कितना बनाया, यहाँ पे बनाया 1 इलेक्ट्रॉन। एक अच्छा सा हाइड्रोजन इसके ठीक ऊपर यहाँ बनाया, एक और अच्छा सा हाइड्रोजन यहाँ पे बनाया, और एक और अच्छा सा हाइड्रोजन यहाँ बनाया। अब देखो ये आपस में, ये हाइड्रोजन भाई साहब शेयर करेंगे ऐसे, ये हाइड्रोजन भाई साहब ऐसे शेयर करेंगे, ये हाइड्रोजन ऐसे शेयर करेगा। अब ये हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। देखो ना भाई, इस हाइड्रोजन के इस सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2, इसमें कार्बन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए तो कार्बन को चाहिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन देखो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। देखो सर्कल ड्रॉ किया, 1 2
3 4 5 6 7 8। तो इस करके कार्बन की भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। इसी को यहाँ पे मीथेन में से ड्रॉ किए हुए, देखो ध्यान से, कार्बन के वैलेंस शेल में वही कितने के 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का सर्कल बना रखा है ऐसे, देखो ये हाइड्रोजन का सर्कल बना रखा है ऐसे, और ये क्या बना रखा है, कार्बन का सर्कल, देखो कार्बन का सर्कल। तो इसमें सबकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। तो अगर हमारे पास CH4 का स्ट्रक्चर आएगा, डॉट स्ट्रक्चर बनाना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मतलब मीथेन का आएगा, तो आप ऐसे बनाएंगे। अच्छा, मीथेन का लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा तो कैसे होगा, कार्बन का अगर बॉन्ड शेयरिंग दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो एक हाइड्रोजन ऐसा, एक हाइड्रोजन ऐसा, एक हाइड्रोजन ऐसा और एक हाइड्रोजन ऐसा, क्योंकि सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। तो जब सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो बॉन्डिंग सिंगल 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 सबके साथ होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्लियर है जी? नाउ नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट स्टोरी, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसके बारे में ये पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार शेयर कर लेते हैं। सच बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द टू एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। मतलब कि अगर एक एटम दूसरे एटम से बाइंडिंग कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर seen to have strong bonding within the molecule but inner molecular forces be weak। मतलब कि इनके बीच की जो बाइंडिंग्स होती है एक दूसरे की रिक्वायरमेंट और शेयरिंग करते वक्त वो तो स्ट्रांग होती है, बट उनके अंदर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है। दैट इज द थिंग। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, दैट इज गोइंग टू कम। दिस इज गिवन राइज टू द लो मेल्टिंग पॉइंट। अब उसके बीच के जो बाइंडिंग्स हैं वो कम है, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कम होगी, मतलब उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, वो क्या होंगे, कम होंगे। अच्छा, एक चीज और है कि द इलेक्ट्रॉन्स शेयर बिटवीन द एटम्स हैज नो चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड। इनके बीच में कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं होगा। सच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग टेंडेंसी होती है दैट इज बिट पुअर। ठीक है ना, वो कोवेलेंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए वो बैड कंडक्टर होते हैं या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दिस इज द लाइन। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है कि एक कार्बन है, ठीक है ना, पर वो डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो उन स्पीसीज की जो प्रॉपर्टीज है ना वो अलग अलग होगी। तो दैट इज द थिंग, द एलिमेंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। ये येलो शेड्स में गिवन होएगा आपको, तो थोड़ा उसको एक बार पढ़ा देते हैं क्या है। जैसे सपोज करो कि एलिमेंट्स ऑफ कार्बन ऑकर डिफरेंट फॉर्म इन अ नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। जैसे डायमंड है भाई, डायमंड भी कोवेलेंट कैरिंग कैपेसिटी से होता है और ग्रेफाइट भी कोवेलेंट कैरिंग कैपेसिटी से ही बनता है। पर आप डायमंड को देखोगे ना तो यहाँ पे फॉर्म्ड होगा, इनके बीच में डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच कार्बन एटम बाउंडेड टू वन अनदर। मतलब इनकी जो बाइंडिंग्स होती है उसके वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस आता है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम्स इज बाउंडेड बाय अ 4 स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, मतलब एक अगर कार्बन है बीच में तो इनके बीच की जो बाइंडिंग होगी वो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन कुछ इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होगा। पर अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम बाउंडेड विद 3 कार्बन एटम सेम प्लेन गिविंग एन हेक्सागोनल एरे। हेक्सागोनल एरे का मतलब कि एक जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की एक ऐसे लेयर होगी जो हेक्सागोनल इन शेप होगी। ठीक है ना, हेक्सागोनल इन शेप इज लाइक दिस। हेक्सागोनल मतलब कुछ इस तरीके से, आपको इसके बाद फिगर भी मिलेगा तो उसमें समझ। हेक्सागोनल एरे, one of these bonds are double in nature and thus valency of a carbon is satisfied. Graphite structures are formed by an hexagonal array being placed layer over layer। मतलब एक ग्रेफाइट की लेयर, दूसरे ग्रेफाइट की लेयर, फिर तीसरे ग्रेफाइट की लेयर। अब इसके स्ट्रक्चर को समझो जरा, देखो कैसे मेंशन किया कि डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है भाई, देख रहे हो, ऐसे करके कुछ आपस में इस तरीके से। डायमंड हम रिंग्स में पहनते हैं, डायमंड कॉस्टली होता है। नेचुरल मेड डायमंड्स आर एक्चुअली वेरी कॉस्टली। आजकल आर्टिफिशियल डायमंड्स भी लोग लैब में बना देते हैं, तो लैब मेड डायमंड्स आर नॉट दैट कॉस्टली। मतलब जो नेचुरल प्रोसेस होता है काफ़ी टाइम इंटरवल में लगता है, और जो लैब में बनाया जाता है वो काफ़ी कम टाइम इंटरवल में डिफरेंट फिजिकल और प्रेशर और टेम्परेचर पे रख के उसको बनाया जाता है।
तो लैब में आप बहुत जल्दी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं डायमंड को, एंड दैट इज इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। उसका कॉस्ट कम होता है, चीपर होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल डायमंड। अब ग्रेफाइट देखो, ग्रेफाइट भाई क्या है हेक्सागोनल एरे बना रहा है ना, तो एक हेक्सागोनल की लेयर ऐसे बनी, फिर दूसरे हेक्सागोनल की लेयर, ये आपस में इस तरीके से होता है, ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। और एक और स्ट्रक्चर है जो 60 कार्बन मिलकर बनाते हैं, 60 कार्बन मिलकर बनाते हैं, ये फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है। जो फुटबॉल खेलते हो आप लोग उसी टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बल्क फिनिस्टर फिलरेंस के नाम से जानते हैं। अब देखो अच्छा, जब स्ट्रक्चर अलग अलग हुआ तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। एक स्ट्रक्चर की दूसरी प्रॉपर्टी होगी, दूसरे स्ट्रक्चर की दूसरी प्रॉपर्टी होगी, यही यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है। देखेंगे दिस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दे आर सेम। याद रखना कि डायमंड और ग्रेफाइट में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, लेकिन उसका रिएक्शन एक्सटेंट एक होगा, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज एक होगी। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन वाइल ग्रेफाइट इज ए स्मूथेस्ट एंड स्लिपरी। डायमंड हार्ड होता है और ग्रेफाइट क्या होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। जितने भी फार्मूला 1 की रेसिंग गाड़ी होती है, बहुत हाई स्पीड की गाड़ी होती है, तो उसमें लुब्रिकेंट के तौर पे क्या यूज किया जाता है, ग्रेफाइट। लुब्रिकेंट के तौर पे ग्रेफाइट यूज किया जाता है, उसमें ऑयल या मोबिल नहीं डाला जाता। ग्रेफाइट इज ऑल्सो very good conductor of electricity unlike non-metals studied in a previous chapter. Graphite good conductor of electricity होता है, whereas diamond is not. डायमंड इंसुलेटर है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें एक शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ फ्री बच जाता है, वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ प्योर कार्बन हाई टेम्परेचर, मतलब इसी की बात कर रहा था मैं, ये लैब में बना दिया जाता है। दीज सिंथेसिस डायमंड्स आर स्मॉल अदरवाइज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचर ऑफ द डायमंड, नेचुरल डायमंड। ठीक है, हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते सारी प्रॉपर्टीज। अब ये बल्क फिनिस्टर फ्लोरेंस के बारे में, फ्लोरेंस फ्रॉम अनदर कार्बन एलेक्ट्रॉप्स, फर्स्ट वन आइडेंटिफाई वाज C60, पहला C60 होता है। ठीक है, जो कुछ यूएस आर्कोलॉजिस्ट आर्किटेक्ट बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस के नाम पे रखा गया। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट तुम्हारा डायमंड और ग्रेफाइट है, याद रखना। डायमंड और ग्रेफाइट का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज करीब करीब सेम है, ये चीज याद रखेगा। ठीक है, अब हमारे पास शुरू होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो कार्बन के, इससे पहले आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखा, कोवेलेंट बॉन्डिंग सीखी, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव शुरू हो रहा है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो पहली चीज के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते किसको हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए मॉडर्न मेथोलॉजी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है या पहले क्या होता था उसको पहले समझते हैं। टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सीन इन अ कार्बन, कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है और कैटिनेशन टेंडेंसी होती है। टेट्रावेलेंट का मतलब वो 4 बाइंडिंग कर सकता है, और कैटिनेशन टेंडेंसी का मतलब कि कार्बन एक लंबी चेन बना सकता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन चौथे कार्बन से, उसी को बोलते हैं हम कैटिनेशन टेंडेंसी। पुट टुगेदर गिव राइज अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इन दोनों को अगर इस दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ लेके आएंगे सॉरी तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनेगा। मैनी हैव सीन सम नॉन कार्बन कंपाउंड्स ग्रुप अटैच टू द डिफरेंट कार्बन चेन, कुछ नॉन कार्बन कंपाउंड्स भी अटैच हो जाएंगे। दीज कंपाउंड्स वेर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस, पहले हम उसको नेचुरल सब्सटेंसेस मतलब कुछ नेचुरल सोर्सेज से उसको एक्सट्रैक्ट करते थे। इट वॉज दो दीज कार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कुड ओनली बी फॉर्म विद इन अ लिविंग स्ट्रक्चर। पहले की मान्यता ये थी कि वो लिविंग स्ट्रक्चर से ही हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिराइव कर सकते हैं। दैट इज इट वॉज अ पोस्टुलेट वाइटल फोर्स। अब मैंने जो बात अभी इससे पहले कही, क्या कही, कि नेचुरल रिसोर्सेज से उसको हम बाहर की तरफ निकाल सकते हैं या बना सकते हैं, उसको हम वाइटल फोर्स के नाम से जानते हैं। उस थ्योरी को हम वाइटल फोर्स के नाम से जानते हैं। वॉज necessarily for their synthesis. Friedrich Wolfer disproved this in 1828 by preparing urea from ammonium cyanide. यूरिया क्या होता है? यूरिया एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जो प्लांट्स में या फार्मर्स यूज करते हैं खेती बाड़ी में। अब यूरिया क्या होता है, तो याद रखो यूरिया ये होता है NH2CONH2, ये फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये बड़ी क्लास में आप जाओगे तो खूब पढ़ोगे, ये यूरिया होता है।
उसको सिंथेसिस किया गया, दैट हैज बीन सिंथेसिस, ठीक है ना, किससे? अमोनियम साइनाइड से। अब अमोनियम साइनाइड कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो आता नहीं है, तो इसलिए जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये कहता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे आता है जी? लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आता है, उसी से सिंथेसिस किया जा सकता है। दैट हैज बीन डिस्प्रूव्ड। तो इसके लिए फिर वाइटल फोर्स थ्योरी को एक बहुत बड़ा थ्रस्ट लगा, एक तरीके से वो थ्योरी कोलैप्स्ड हो गई, क्योंकि हमने क्या बना लिया? यूरिया हम प्रिपेयर किए किससे? अमोनियम साइनाइड से। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बीन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडी अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप देखोगे कि कार्बन का ऑक्साइड या कार्बाइड मतलब कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड, कार्बाइड या आपका कार्बन का ऑक्साइड मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, या कार्बोनेट मतलब CO3 2 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब H2CO3, ठीक है ना, और इसके सॉल्ट, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे भी इसको बहुत ज्यादा। नाउ नेक्स्ट केस में पहली चीज कि अब आ गया तुम्हारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पहली चीज है जो आपको समझाया है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। क्या होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन? तो सैचुरेशन का मतलब ये हो गया कि जितने भी कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड हैं, ये याद रखना कि जितने भी कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड हैं वो सैचुरेटेड है भाई। अभी मैं शॉर्टकट बता देता हूं, याद, सिंगल जितने भी कार्बन है वो सारे सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड का मतलब जो डबली बॉन्डेड कार्बन है या जो ट्रिपल बॉन्डेड है, मतलब एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस तरह के कार्बन को हम ऑलवेज कंसीडर करते हैं अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड कार्बन्स का मतलब क्या होता है? जिनमें बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? तो दिस थिंग इज बिट इंपॉर्टेंट, इसको हम हमेशा इंपॉर्टेंट कंसीडर करेंगे। अब देखो ध्यान से, आई गेस आई मेड माई पॉइंट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को क्लियर करने के लिए। आई हैव एक्सप्लेन दिस। Now we have already seen the structures of the methane. Another compounds formed between the carbon and hydrogen is ethane, ठीक है, which is formulated C2H6. Ethane मतलब जिसका फॉर्मूला C2H6 है। In order to arrive the structure, simple carbon compounds, first step to link the carbon atom. मतलब अगर कोई सिंपल कार्बन एटम बनाना है, जैसे इथेन हो गया, आगे ब्यूटेन, प्रोपेन, दुनिया भर की कहानी आएगी, वो समझाऊंगा मैं कि कैसे वो आएगा नॉमेनक्लेचर में। लेकिन जब भी कोई कार्बन के कंपाउंड हो तो पहली चीज दिमाग में आपको घुसनी चाहिए वो ये कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनाया जाए, ठीक है, लिंक किया जाए कार्बन एंड कार्बन एटम विद अ सिंगल बॉन्ड, एंड दीज इज यूज्ड टुगेदर हाइड्रोजन टू सेटिस्फाई द रिमाइन वैलेंसी ऑफ द कार्बन। अब उसके बाद क्या गया कि बाकी सब जगह आप क्या करो जी, हाइड्रोजन लगा दो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। कहानी समझ में आ रही है? इतनी तो क्लियर है। अब ये एनसीईआरटी को पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ाने का यही मतलब है कि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, सो दैट यू कैन अचीव गुड मार्क्स एंड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। अब ये लाइन मैंने पढ़ दी आपके लिए, अब थोड़ा इसको समझो कि इथेन का फॉर्मूला क्या दिया? C2H6, यही दिया ना जी, यहां दिया है। अभी मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, पर अभी के लिए तो तुम ये समझो कि C2H6 आपको ये दे दिया। तो पहला जो ये बात बोला है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाओ, ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ द स्पीसीज को क्या करो, हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दो। तो कार्बन कितनी बाइंडिंग कर सकता है? टेट्रावैलेंट है मतलब 4, तो ये कार्बन 4 बाइंडिंग कर सकता है, ये भी 4, मतलब आपस में सिंगल बॉन्ड कर लिया, तो एक तो फुलफिल हो गया और बाकी 3 हाइड्रोजन यहां आ गए, है ना सर, और 3 यहां, मतलब इन दोनों की 8-8 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। इथेन ऐसा कुछ दिखता है। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब ये कैसे एक्सप्लेन किया है इसको एक बार समझते हैं, हाउ दे हैव एक्सप्लेन इट, इसको एक बार समझते हैं। क्या बनाया है इसको एक बार समझते हैं। देखो एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इसके भी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 4 बना दिया, है ना जी, और इसके भी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 4 बना दिया हमने, है ना जी, बना दिया। और एक हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके वैलेंस शेल में हमारे पास क्या होगा? इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन बनाने आपने,
थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया भाई, समझ लेना, है ना। तो पहले हाइड्रोजन को निपटा देते हैं। तो ये एक निपटा दिया हमने, ये सारा निपटा दिया हाइड्रोजन, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग वाले। गोला घुमाओ दबा के, है ना। और देखो ध्यान से, अब इस कार्बन का 8 का रिक्वायरमेंट है, तो ये गोला ऐसे घूमे, देखो इसको येलो से कर रहे हैं, ए देखना ध्यान से, इस सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। आ गए ना भाई 8। देखो कैसे आया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे भी देखो वही आया होगा, कितना, 2 2 4 2 6 2 8। अब किया क्या इसने, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस क्रॉस से। वो हम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये भी ट्रू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेटिस्फाई हो गया। इसी तरीके से अब ये कार्बन के लिए भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कैसे सेटिस्फाई होगा, 8 आने चाहिए। तो ये कहानी ऐसे निपट गई, है ना भाई। देखो यहां पे भी वही हुआ, सर्कल आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है कि नहीं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव। क्लियर है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट स्टोरी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अभी उसको समझाया था। अब हमारे पास क्या है भाई, सेकंड केस में, इस केस में हमारे पास स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है CH4। CH4 को कैसे समझाएंगे, तो जैसे समझो कि वही स्टेप फॉलो करेंगे। CH4 में कार्बन और कार्बन, इसके बीच में पहले सिंगल बॉन्ड, बाकी सब हाइड्रोजन को दे देंगे। तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को दे दिया हमने, ठीक है ना। किसका स्ट्रक्चर बना रहे भाई, C2H4, C2H4, है ना। अब देखो कि कार्बन 2 है, इस हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई भाई। पहला स्टेप क्या है कि एक कार्बन और दूसरे कार्बन में लिंक होएगा, लिंक कर दिया आपने। उसके बाद से फिर इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को, इस बाकी हाइड्रोजन को भी शेयर कर दिया, 2 इसको दे दिया 2 इसको दे दिया, बराबर बराबर बांट दिया हमने दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन को। लेकिन कार्बन टेट्रावेलेंट है, तो अभी कार्बन कितना हुआ, 3 बाइंडिंग हो गई और उसको 4 चाहिए, तो आपस में भी ये क्या करेंगे, ऐसे शेयर कर लेंगे। तो डबली बॉन्डेड कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया। इसको हम एल्कीन के नाम से जानते हैं। और ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो पहले वाला सैचुरेटेड था, ये डबल बॉन्ड है तो मतलब अनसैचुरेटेड, ठीक है। देखो इसका डॉट स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर आई गेस आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, विच इज बिट इंपॉर्टेंट, आप इसको देखना बहुत ध्यान से। नाउ चेन, ब्रांच एंड रिंग, इसकी बात कर रहा है, तो इसके बारे में हम देखते हैं चेन, ब्रांच, रिंग क्या कहता है। पहली चीज आप देखो कि हमारे पास वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि कहीं पे कार्बन, किसी सिस्टम में कार्बन 1 है तो वो हमेशा क्या होगा, मिथ। क्या हमारे पास, मिथ। और ये सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन। जैसे इस केस में क्या होगा, एक ही कार्बन है तो मिथ, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है, आप देख रहे हो। सेकंड केस में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए क्या होगा, 2 कार्बन के लिए इथ, ETH, इथ। अगर 2 कार्बन है तो इथ होएगा, 2 कार्बन है तो इथ होगा। और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, देखो यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे, तो इसलिए इथेन, ठीक है। वैसे ही अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या किया, प्रोप, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। ये चीज, दिस हैज बीन एक्सप्लेन इन दिस वेरी फॉर्म। वही नेक्स्ट केस में अब देखो हमारे पास, यहां पे हमारे पास दे हैव एक्सप्लेन्ड कि हमारे पास ब्रांचिंग क्या होगी और किस तरीके से होएगा हमारे पास। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि अगर हम देखेंगे कि ब्यूटेन है, इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन तो 4 कार्बन एंड वी कैन सी द पॉसिबिलिटीज। यहां पे 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटीज, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को अगर सिंगल 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 ऐसे जोड़ देंगे तो एक पॉसिबिलिटीज ये है, और एक पॉसिबिलिटीज ये कि एक कार्बन ऊपर की तरफ और एक कार्बन ऐसे, मतलब दोनों केसेस में 4 कार्बन आए। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करने की कोशिश करें तो यहां पे हमें हाइड्रोजन कितनी जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन देखो यहां पे टोटल कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है, यहां पे टोटल कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब C4H10, समझा जी। मतलब अगर कोई स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट ऐसे कार्बन की चेन है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने चाहिए, 10। लेकिन अगर कोई इस तरीके से है कि एक कार्बन यहां गया, एक इधर को ब्रांच निकल गई कि इधर को निकल गई, तो इसमें टोटल, अच्छा कार्बन टेट्रावेलेंट है, फिर रिमाइंड करा रहा हूं,
तो यहाँ पे टोटल 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 कंप्लीट। अब इस कार्बन को देखो तो ये ऑलरेडी 3 बॉन्डेड बाइंडिंग्स में है, तो 1 इसको दे दिया, 4 इसके कंप्लीट। अब इस कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग है, इसमें भी सिंगल बॉन्डिंग है, तो इसको क्या दे देंगे, 3 हाइड्रोजन इसको दे दिया और 3 इसको दे दिया। तो इसमें टोटल हाइड्रोजन कितना लगेगा, ये भी C4 है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे भी टोटल हाइड्रोजन कितना है, 10। तो द डिफरेंस इज कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है पर उसका अलग अलग स्ट्रक्चर है। ये जो हमारे पास है इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं, क्योंकि कार्बन सिंगल स्ट्रेट लाइन में है, पूरा का पूरा कार्बन। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो अगर इसको कंसीडर करोगे तो ये एक कार्बन छूट जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग, ब्रांच ऑफ कार्बन। मतलब जो स्ट्रेट लाइन में कंसीडर ना हो उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग। देखो, और अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब अगर कोई भी कार्बन है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास कार्बन है, अगर कार्बन एक क्लोज स्ट्रक्चर बना ले, 3 कार्बन मिनिमम चाहिए होते हैं, अगर क्लोज स्ट्रक्चर बनाए कार्बन तो उसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसमें अब 2-2 हाइड्रोजन क्यों जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी 2 बाइंडेड है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो अगर अगर मैं 4 कार्बन जोड़ूं ऐसे, अगर क्लोज चेन कार्बन में आपस में बाइंडिंग करके क्लोज चेन बना ले तो उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये कार्बन ऑलरेडी क्या है, 2 बॉन्डेड है, टेट्राहेड्रल होता है ना जी, टेट्राहेड्रल होता है ना जी। तो ये देखो जी, हो गया ना भाई, टेट्रावेलेंट, हर जगह 4-4 जोड़ दिया। तो इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। जब भी कार्बन क्लोज चेन में हो तो उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन करके ये एक स्ट्रक्चर है, इसका नॉमेनक्लेचर मैं बताऊंगा। मतलब हर देखेंगे आप कार्बन के आपस में क्लोज स्ट्रक्चर बना रहा है, क्लोज चेन बना है, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको बेंजीन बोलेंगे, ये खूब पढ़ोगे आप बड़े क्लास पे। बेंजीन में आप देखोगे कि इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये कार्बन 6 साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये आपस में डबली बॉन्डेड है, तो हर कार्बन की वैलेंसी पे उसको कंप्लीट करने के लिए 1-1 हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो इसको समझते भी हैं कि जैसे सपोज करो ये कार्बन है गुरु, ये कार्बन है ना। अब ये और ये आपस में डबली बॉन्डेड हो गया, तो इस कार्बन को आप देखोगे तो ऑलरेडी 1 2 3 बाइंडिंग कर चुका है, तो इसको 1 ही हाइड्रोजन तो चाहिए। और ये कंडीशन सारे कार्बन के साथ नहीं है, हर कार्बन के साथ। देखो इस कार्बन को देखो तो 1 2 3 ऑलरेडी है, तो इसलिए हाइड्रोजन 1 लगाना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर होता है C6H6, इसी को हम बेंजीन रिंग बोलते हैं। इसको भी आप यू विल बी स्टडिंग जो हायर क्लासेस में इसका नॉमेनक्लेचर और बहुत ज़्यादा पढ़ोगे। तो बेंजीन का बस यही स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में है जो आपको थोड़ा जानना है। इसमें ना डबली बॉन्डेड होता है, ये सारा क्या होता है, डबली बॉन्डेड होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में ये आप पढ़ रहे हो फंक्शनल ग्रुप ऑफ अ कार्बन कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो किसी भी कार्बन पे कोई ऐसा ग्रुप लगे जिससे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। किसी भी कार्बन पे एक ऐसा स्ट्रक्चर लगे जिससे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती है, तो उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब पहला जो फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ रहे हो, हाइड्रोजन को हटा के जो पहला फंक्शनल ग्रुप कर रहे हो, क्लोरीन और ब्रोमीन है, उसको नाम से जाना जाता है क्लोरो और ब्रोमो। क्लोरीन को जाना गया क्लोरो और ब्रोमीन को ब्रोमो। उसी तरीके से अल्कोहल है, अल्कोहल को हमेशा आप OH से जानोगे। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को CHO से जानोगे। किससे जानोगे, CHO से। कीटोन है तो उसको CO से जानोगे, वो दोनों तरफ से किसी स्पीशीज से अटैच्ड है। अब जैसे देखो अल्कोहल है तो अल्कोहल क्या है, कोई भी कार्बन चेन है उस पर OH ग्रुप लग गया तो ये अल्कोहल हो गया। और अगर एल्डिहाइड है तो ये स्पीशीज क्या हो गया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H हो गया, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये अल्कोहल है। लेकिन कीटोन में क्या होगा, आप देखो CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। इस कार्बन के इधर भी कार्बन होने चाहिए इसके, तो ये जो ग्रुप है वो क्या है, कीटोन है। इस पे क्वेश्चंस हम करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, और यहाँ पे CH3 लग गया, तो ये जो ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या
कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, वी हैव टू कंसिडर दिस। अब आगे हमारे पास केस आता है होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? इसको ध्यान से देखेंगे तो होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होगा कि हमारे पास कोई भी स्पीसीज हो उसमें CH2 ग्रुप लगे। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास CH3 है, बीच में CH2 CH3, तो ये जो CH2 ग्रुप रिपीटिंग है ना बार बार, उसी बीच में कोई और चीज नहीं आई, कोई डिफरेंट स्पीसीज नहीं आया। जैसे सपोज करो ये CH3 है तो बीच में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, तो यहां पे CO आ गया। अब जैसे सपोज करो यहां पे CH3 है, बीच में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH2, फिर CH3 आ गया, तो बीच में CO आ गया। तो दिस इज नॉट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, रिपीटिंग, तो उसी को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है ना, ये चीज हमेशा आप अपने दिमाग में बैठा के रखना। दिस इज द थिंग विच वी हैव टू अप्रूव्ड इट, और उसको हम हमेशा ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि सीरीज कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स फॉर अ हाइड्रोजन एंड इट्स कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। सेम हमेशा क्या होगा? सेम कार्बन। जैसे सपोज करो यहाँ पे CH3 है फंक्शनल ग्रुप के साथ, जैसे CH3 क्या लिखा हुआ है? CH3OH, इसके बाद से फिर C2H, जैसे सपोज करो फिर C2H5 है तो क्या होगा? CH3CH2OH, है ना। फिर इसके बाद से ये ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? कॉमा देखें, CH3CH2OH। आप देखो कि इस केस में भी CH2 है, इस केस में भी CH2 है। इसको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं हमेशा, मतलब सिमिलर स्पीसीज का बार बार रिपीटिंग होएगा किसी भी कार्बन चेन में। मतलब यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, तो दिस इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। दिस वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल फॉर, जब भी हम इसको करने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखनी है। देखेंगे कि इन केस में हमारे पास एक कंडीशन डेवलप हो रही है CnH2n+2। ये जो कंडीशन है ये हमारे पास CnH2n, क्या है? CnH2n। ठीक है ना, यहां पे जो n की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 2, 3, 4 ऐसे करके होनी चाहिए। ये जनरल फॉर्मूला है किसका? कोई भी एल्कीन ग्रुप का, मतलब दिस इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ एनी एल्कीन ग्रुप जो मेंशन किया। अब एल्केन, एल्कीन और अल्काइन क्या होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे यहां से, कि उसका एल्कीन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से नॉमेनक्लेट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप कैसे यूज होगा। तो इन सारी चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है या ब्रांचिंग कैसे आइडेंटिफाई कर लो एक बार में, ये हम नॉमेनक्लेचर में शूट करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि ये जो वीडियो है, आई हैव नॉट वेस्ट योर ऑल सिंगल मिनट। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएँ। तो दिस इज माई हम्बल सबमिशन कि आप हमें सपोर्ट करें। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अस। थैंक यू वेरी मच।